हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो में हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। और पिछली यानी कल की वीडियो में मैंने आपको हिंदी के राजन सीरीज़ के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कराया था। आज मैं आप लोगों को पवन सीरीज़ के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कराऊंगी। और उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को लाइव ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और टाइम ज़रूर लिखकर बताइएगा कि मैं कितने बजे टाइम लाइव आपके सामने आऊं। और टाइम आपका आप सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच में कोई भी एक टाइम चूज़ करके बता दीजिएगा। तो चलिए, और हाँ, टाइम बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं इतना कहूँगी, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, जो पुराने हैं भाई वो भी ज़रा सा लाइक तो कर ही दिया करें, लाइक करा करें, कमेंट करा करें। इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और हमें इससे पता चलता है कि आप कितना सीख रहे हो और हम कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। आपके पेपर में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये 2 शब्द जरूर आते हैं। और आपके पेपर में क्या बोलते हैं, आपके पेपर में विराम चिन्ह वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको सिर्फ याद करनी है, बाकी कुछ नहीं याद करना है। संधि विच्छेद वगैरह ये सब कुछ भी नहीं आता है। केवल आपके पेपर में विलोम शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और आपके पेपर में विराम चिन्ह आते हैं, इनको देखना है आपको। और मैं आपको विराम चिन्ह की एक वीडियो अच्छे से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह हैं, उनको सरल भाषा में, सरल तरीके से, सरल परिभाषा में आपके सामने लाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन और उचित का उल्टा अनुचित। ठीक है, दूसरा है अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2 समानार्थी शब्द लिखिए। ये देखिए, कल आपने राजन सीरीज में भी पढ़ा था। तो अग्नि का क्या होता है? अनल, पावक, आग। अमृत का क्या होता है? पीयूष, सुधा, सोम। गणेश का क्या होता है? लंबोदर, विनायक और गणपति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, शब्द एवं पद से क्या आप समझते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों के अर्थ सहित मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तथा कविता की जो कुछ पंक्तियां होती हैं उनके मेल को हम पद या छंद कहते हैं। यानी जैसे आपकी कविता लिखी होती है, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, तो यानी कि इन दोनों पंक्तियों को मिलाकर जो मेल जो किया जाता है कविता का, उन्हें हम क्या कहते हैं? छंद या पद कहते हैं। ठीक है, पद और छंद एक ही बात होती है, यानी दोनों का अर्थ एक ही है। अगर छंद आता है तो भी आप यही लिखेंगे कि कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को छंद कहते हैं, और अगर पद आता है तो भी आप यही परिभाषा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूछा गया है अंश और अंश में अंतर लिखिए। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो सारे वही प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आप अगर राजन सीरीज खरीदें या पवन सीरीज खरीदें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम छपा होता है सब कुछ। बस इतना होता है कि जो आपका फ्रंट पेज पर राजन सीरीज में होगा वो लास्ट पेज पर पवन सीरीज में होगा। इस तरीके से थोड़ा पेज का डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है, इसलिए एक ही बुक काफ़ी रहती है। तो चलिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आप अच्छे से जानते हो क्योंकि मैंने हिंदी की दोनों वीडियो में ही सब कवर करा दिया है। तो चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, अंश एवं अंश में क्या अंतर है? अंश मतलब भी आप समझते हैं, अंश मतलब क्या होता है? भाग या हिस्सा। और अंश मतलब क्या होता है? कंघा। अंश मतलब हिस्सा या भाग और अंश मतलब कंघा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अज्ञ का विज्ञ होता है और उन्मुख का विमुख होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है, या श्रुत लेख का क्या अर्थ है, या श्रुत लेख का क्या महत्व है, या श्रुत लेख की क्या परिभाषा होती है? जो भी आपसे पूछेगा आपको केवल एक ही उत्तर देना है। श्रुत लेख का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना, जैसे आप इमला लिखते हो। ठीक है, तो श्रुत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहा जाता है।
अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 से ही श्रुतलेख या सुलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य हिज्जे दुरुस्त करना, यानी कि हिज्जे दुरुस्त का मतलब होता है कि जो आप लिखते हैं उसमें आपकी जो मात्राएं हैं उनको क्या करना, सही करना, तथा लिखने में तीव्रता का विकास होता है। ठीक है, हिज्जे लगा लगा कर मतलब का ये होता है कि जैसे कि आपने लिखा जिन के, तो आप ऐसे लिखते हो, जा में छोटी की मात्रा जी, ना और का में एक ही मात्रा के, जिन के, ये होता है हिज्जे। ठीक है, लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है, यानी आप लिखने में आप तेजी से विकास करते हैं। जब टीचर इमला बोलती है तो आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी लिखावट में तीव्रता आ जाती है, तेजी आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा प्रश्न नंबर 8, शा वर्ड किसके योग से बना है, यानी छा वर्ड किसके योग से बना है, का और शा से। मैंने आपको बताया था पहला जो आपका वर्ड होगा उसमें हलंत लगेगा, यानी पहला शब्द आपका वर्ड आपका आधा होता है और दूसरा वर्ड आपका पूरा होता है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, पहला जो आपका वर्ड होता है वो आधा होता है और दूसरा वर्ड जो होता है पूरा होता है। संयुक्त में क्या होता है, जिनमें दो वर्णों के मेल से बने शब्दों को हम संयुक्त वर्ड कहते हैं। का, जैसे कि का और शा, का और शा से मिलकर क्या बना होता है, छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं, कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्रा। ठीक है, छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। समानार्थी, समान अर्थ देने वाला। ठीक है, यानी एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का मतलब ही होता है समान। समानार्थी को आप तोड़ेंगे 2 भागों में तो क्या होगा, समान प्लस अर्थ, यानी समान अर्थ देने वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है, जिन स्वरों को व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। शायद ऐसे ही डिफिनीशन मैंने लिखवाई थी, तो आप वही डिफिनीशन याद रखिएगा, वो ज़्यादा इजी है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। लेकिन आपको इतना ही अगर आप लिख देंगे कि वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन आपके कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और व्यंजन को हमने 3 भागों में विभक्त किया था। क्या क्या थे वो 3 भाग, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपके मैंने बताए थे ये 25 होते हैं, ये क्या होते हैं, 5-5 के वर्ग में होते हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और दूसरा हमने क्या बताया था, अंतःस्थ व्यंजन जो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, जिसमें या और वा को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। और क्या बचा, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन जैसे कि आपका शा हो गया, शा, शा, सा, हा। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से उच्चरित करते हैं या स्वरों की सहायता से बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ये डिफिनीशन आपकी सबसे इजी और अच्छी डिफिनीशन है, इतना ही लिखिए बहुत है। उदाहरण में लिखिएगा कि व्यंजन हम हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 11, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। अगर हिंदी भाषा के कौशलों के नाम पूछता है तो आपको मैंने कल भी बताया था कि आप क्या लिखेंगे, सुबोपली। सुबोपली याद कर लीजिए, ये आपके हिंदी भाषा के कौशल हैं। सुबोपली, सु से बोलना, सू से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। क्या आप लिखते हैं, सुबोपली। याद रखिएगा, सुबोपली, सुबोपली। ठीक है, ये आपके हिंदी वर्णमाला के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है,
हिंदी भाषा के। अगला है ध्वनि क्या है। कल भी आपको बताया था कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सबसे सर्वाधिक इकाई होती है, यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी और सबसे सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा चिन्हों के समष्टि को भाषा कहते हैं, यानी चिन्हों के मेल को, चिन्हों के सार्थक मेलों को हम क्या कहते हैं, या ध्वनि चिन्हों के सार्थक मेलों को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, या समष्टि को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो भाषा निर्माण का ढांचा ध्वनि के संकेतों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ध्वनि के संकेतों पर निर्भर करता है। अगला है प्रश्न ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। किससे है, श्रवण कौशल से है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, या आपसे पूछ ले हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, 11 स्वर आपको पता है, छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ए ओ औ। ठीक है, और 33 आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट से मुंह से निकलता है उसे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जैसे आपको बताया हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ रीर ए ए ओ औ। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, लेकिन स्वर में मैं आपको अपनी डिफिनेशन बताऊंगी जो मैंने आपको बताया था। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, ठीक है, जिनको उच्चरित करने में किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा हमने आपकी बताई थी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ए ओ औ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए फिर से व्यंजन आ गया, व्यंजन किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अच्छा व्यंजन ही पूछा, दूसरी डिफिनेशन दी गई, लेकिन आप सिर्फ एक ही डिफिनेशन जो पढ़ते थे वही याद रखिएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनको उच्चारित करने में हमें किसकी सहायता करनी पड़ती है, स्वरों की, जिन्हें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं, वे वर्ण जिनको उच्चारित करने में किसकी सहायता लेनी होती है, स्वरों की, ठीक है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं वे वर्ड क्या होता है, वे वर्ड जो स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इतना छोटा सा भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, वे वर्ड जो स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपके 33 व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको अपनी परिभाषा क्या बताई थी, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों यानी अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई या छूती हुई या रगड़ती हुई नहीं, छूती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या बताया था, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई या छूती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से लेकर माँ तक आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5-5 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, इसीलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या परिभाषा लिखी, इसमें परिभाषा लिखी हुई है कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और का से लेकर माँ तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको अपने नोट्स में बताया था, आप वैसे लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपने अगर इस तरीके से याद कर ली है, एक परिभाषा ये याद कर ली है, तो ये भी गलत नहीं, इसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने जो अपने नोट्स में बताया है वो बहुत ईजी है, आप उससे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब देखिए स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन क्या होता है। संघर्षी व्यंजन जैसे च छ ज झ, ऐसे लगता है कि सांस बाहर निकल रही है, आपको ऐसे लगता है। जब मुख द्वारा बहुत को
जब मुख द्वारा बंद करके जब मुख द्वारा मुख यहाँ पे होगा, जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं, हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, जिसे हम स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे च, छ, ज, झ। अब अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक में हमने आपको क्या बताया था कि अनुनासिक किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए किताब की परिभाषा पहले देखते हैं, किताब में क्या लिखा है। जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिक विवर भी खुलता रहता है, तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगा, इया, अणा, ना और मा। ठीक है, ये आपके अनुनासिक हैं। इन्हें हम पंचमाक्षर या अनुस्वार भी कहते हैं। तो क्या होता है, लेकिन मैंने अपनी डिफिनीशन आपको अनुनासिक की क्या बताई थी? मैंने बताया था जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। देखिए कितनी आसान है आपकी परिभाषा जो मैंने बताई है, और एक बुक की देखिए कितनी टफ लिखी है, आपको याद भी ना हो। तो इसीलिए कह रही हूँ, आप मेरे नोट्स अगर पढ़ रहे हैं तो आप आराम से 25 में 25 नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि इतनी ईजी डिफिनीशन दी आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या हम ये कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमें 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर उदाहरण जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। आगे बढ़ते हैं, लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? लुंठित वर्ड कौन से होते हैं? लुंठित आपका होता है रा। ठीक है, क्या होता है? रा। तो इसकी परिभाषा क्या है? इनमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाता है, यानी जीभ की जो आगे की नोक होती है इससे मुख द्वार तुरंत बंद हो जाता है और 2-3 बार खुलता है। इसे हम क्या कहते हैं? लुंठित वर्ड कहते हैं या लोड़ित कहते हैं। अब देखिए आपका आ गया अर्ध स्वर किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था या और वा, जब अंतःस्थ व्यंजन पढ़ा रही थी बताया था या और वा आपके क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं? इनके बोलने के मुख द्वार बहुत संकरा यानी बहुत हल्का सा खुलता है, यानी कि इनको उच्चारित करने में जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमारे जो मुख होता है वो बहुत हल्का सा खुलता है। ठीक है, बहुत हल्का सा या बहुत नाम मात्र खुलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं या अंतःस्थ व्यंजन भी कहते हैं। और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, जैसे कि या और वा आपका अर्ध स्वर है। अब देखिए अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? आप अक्षर समूह कहें या वर्णमाला कहें, बात एक ही है। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला। यानी कि वर्णों की माला या अक्षर समूह की माला को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगने से वे ह्रस्व स्वर होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरी डिफिनीशन हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। अगर आपको जो भी इन तीनों डिफिनीशन में इजी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अब इतनी अच्छे से हम आपको बताते हैं, हर एक प्रश्न के कॉन्सेप्ट आपको सही से समझाते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पर अच्छी तरीके से ट्रिक वाइज भी समझाते हैं, अच्छी तरीके से हर चीज़ बताते हैं, लेकिन फिर भी आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है ना। आप लाइक और शेयर खूब करिए ना, हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत करिए। मैंने अपने नोट्स में हर एक बात बता दी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ आपके सामने लेकर आऊँ, लेकिन फिर भी मैं लेकर आई हूँ कि अगर कोई भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो यहाँ पर आपका पूरा हो जाए। और अगर मान लो इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताया करिए। और इस बात को ज़रूर बताइएगा कि मैं लाइव सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में किस टाइम आऊँ, इसको लिख कर बताइएगा। क्यों मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए लाइव आने का मतलब ये होता है जब तक आप सभी लोग हमारे सामने नहीं आएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने जितनी भी दिक्कत हैं आप हमारे सामने नहीं बताएंगे तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा पढ़ाते हुए। ठीक है, इस तरीके से हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर लाइव क्या होता है, लाइव में अगर आप भी साथ में होंगे, भाई एक टीचर के सामने जब पूरा क्लास बैठा होता है तभी उसको पढ़ाने में मज़ा आता है, तो इसी तरीके से लाइव क्लास होती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं लाइव क्लास आऊँ, लाइव क्लास लूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ये टाइम ज़रूर बताइएगा 6 से 10 बजे के बीच में कि किस समय हम आपके सामने लाइव लेकर आएँ अपने क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है 27
ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? शा, सा और हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं? देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। यानी हिंदी और संस्कृत भाषा जो हमारी लिखी है वो किस लिपि से लिखी गई है? देवनागरी लिपि से लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है? आपको पता है भाव और विचारों का आदान प्रदान हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। यानी हम अपने अंदर के भाव विचारों को भाषा के माध्यम से ही दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, ठीक है, ना ही आपको मेरी ना मैं दिख रही हूँ, ना ही मेरा कुछ भी, मतलब मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, फिर भी मैं अपने अपने भावों को, अपने विचारों को आपके प्रति प्रकट कर रही हूँ। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? तो मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक होता है। यानी कि आप अपने मन के भाव को जो बोलकर प्रकट करते हैं तो वो कौन सा माध्यम कहलाता है? मौखिक कहलाता है। ठीक है, मौखिक भाषा कहलाता है। तो पढ़कर, अगला प्रश्न है आपका 31, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो आप किसी भाषा को पढ़ते हैं या लिखते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? लिखित भाषा के द्वारा करते हैं। यानी आप किसी भी भाषा को, जब किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं और उसको लिख कर बताते हैं तो वो आपकी कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। और अगर आप किसी भावनाओं या विचारों को आप क्या करते हैं? बोल कर प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। अगला प्रश्न है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परिशिष्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। मैंने आपको बताया था कि भाषा की 4 दक्षताएं पूछे या भाषा के 4 कौशल बताइए क्या होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आपका उत्तर एक ही होगा, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये आपकी क्या है? भाषा की 4 दक्षताएं और कौशलताएं। अगला है, भाषा के कितने रूप होते हैं? मैंने आपको बताया था, अपने नोट्स में भी बताया है, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित और दूसरा मौखिक। यानी आप अपनी भाषा को मौखिक रूप से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं और लिखित रूप से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। यानी आप अपनी भाषा को लिखकर और बोलकर जिस तरीके से समझाते हैं, अपने हाव भाव को प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, लिपि क्या है? यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में स्थापित प्रदान करे लिपि कहलाती है। ठीक है, क्या होती है? जो वर्णों के जो प्रतीक होते हैं वो हम उनको परंपरा भाषा के दृश्य के रूप में जब हम स्थायित्व प्रदान करते हैं या उनका स्थान प्रदान करते हैं तो उन्हें हम लिपि कहते हैं। अगला है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थों वाला, अनेकार्थी का मतलब क्या हुआ? अनेक अर्थों वाले शब्द। तो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। अगला है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी, समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला। ठीक है, तो एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी, पानी आदि के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिनके एक से बहुत ज़्यादा अर्थ प्रकट हों। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन होता है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम क्या है? तो अर्वाचीन नवीन, नवीन का अर्वाचीन। ठीक है, नवीन मतलब नया, अर्वाचीन मतलब पुराना, उचित और अनुचित। ठीक है, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची शब्द बताइए। यश का होता है कीर्ति और भास्कर का होता है सूरज। सूरज का क्या पर्यायवाची होता है? भास्कर। अगला प्रश्न है, तुकांत शब्द क्या होता है? तो तुकांत शब्द क्या होते हैं? तुकांत का मतलब होता है जैसे कि आप बोलते हैं दुष्ट, तुष्ट, चुष्ट। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, जैसे राम, नाम, साम, दाम। यानी कि आपका जो पीछे के वर्ड अक्षर होते हैं वो देखिए सेम आपको क्या होता है, एक जैसे
सुनने में लगते हैं या एक जैसे लिखने में भी होते हैं, ठीक है। जैसे तुकान शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, यानी चाहे स्वर में एक प्रकार की रूपता हो या अक्षर में एक प्रकार की रूपता हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तुकान शब्द कहते हैं। जैसे रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अनेकार्थी शब्द क्या होता है, यानी अनेक अर्थ देने वाले शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जो बिना मेहनत बिना वेतन काम करे अवैतनिक कहलाता है, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। अगला प्रश्न है, अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, लेकिन उनके अर्थ कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को हम समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अंश में अगर आपसे पूछता है अंश का मतलब क्या होता है, तो अंश का मतलब जो होता है कंधा होता है और अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है हिंदी के अंतर्गत 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अल्प विराम, ये जो आप कॉमा लगाते हैं इसे हम अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। ये जो आप कॉमा लगाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। क्या होता है, किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी वाक्य में कम समय का प्रयोग देने के लिए या कम समय देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या कम ठहराव के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का। क्या लिखेंगे, किसी वाक्य में थोड़ा कम ठहराव यानी कम ठहराव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम को जगाओ मत सोने दो, या राम को जगाओ मत सोने दो। देखिए दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ पे अल्प विराम लगा उससे उसका अर्थ अलग हो गया। दोनों के जो वाक्य हैं सेम है लेकिन अर्थ अलग है। एक हो गया राम को जगाओ भाई मत जाने दो इसको, और एक का अर्थ क्या हो गया, राम को जगाओ मत भाई उसको सोने दो। इस तरीके से हो गया, ठीक है। देखिए दोनों के अर्थ अलग अलग हैं लेकिन वाक्य एक ही है। अगला है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, वाक्यों के अंत में करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के 3 प्रकार होते हैं, सुलेख यानी सुनकर लिखना, अनुलेख यानी किसी लिखी हुई भाषा की नकल करके लिखना, और श्रुतिलेख यानी सुनकर लिखना, ठीक है। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना। अनुलेख का मतलब होता है किसी भी लिखी हुई भाषा को देख देख कर उसकी नकल उतार कर लिखना, और श्रुतिलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेखन कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन की शिक्षण विधियां बताइए। तो लेखन की वैसे तो बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, लेकिन अगर आपका 1 नंबर में आता है तो 3 लिख लिया आपने, बहुत है। जैकर्टॉर विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्ट्रोलॉजी विधि, ये आपकी लेखन की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या है, मनुष्य के विचारों को पूरी तरीके से लिखित या मौखिक रूप से प्रकट करने वाले समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं क्या है, आपका जो अक्षर है, आपके शब्द हैं, वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना, व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक सफल शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये सारे प्रश्न A to Z मैं कल करा चुकी हूँ, समझ लीजिए। ये आपके आज फिर से रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो देखिए, एक सफल भाषा शिक्षण में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो शिक्षण लेखन में निपुण हो, भाषा का उसको पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, प्रवाह में वक्ता हो, ठीक है, और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यानी अगर शिक्षण ही गलत बोलेगा तो बच्चा भी गलत ही सीखेगा। फिर अगला प्रश्न है, अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है। यानी वर्णमाला, यहाँ पे कहा गया है कि वर्णों के समूह यानी वर्णों की माला का दूसरा नाम क्या है। तो वर्णमाला, या वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, या अक्षर समूह का दूसरा नाम भी हम वर्णमाला ही कहते हैं। अगला है शा, 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 हा।
शा सा सा हा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये आपको किस प्रकार के व्यंजन है? शा सा सा हा ये आपके ऊष्म व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा सा सा हा। ठीक है। और मैंने आपको ऊष्म व्यंजन में क्या बताया था? मैंने बताया था वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जीभ और उच्चारण स्थान के मध्य घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? अभी आपने पढ़ा भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो अनभिज्ञ का सुविग या विग भी होता है, विग भी होता है, मुक्त का बंधन। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है छ त्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है? तो छ त्र ज्ञ और एक अगर श्रा, इसमें 3 ये 4 जो होते हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। कैसे व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ व्यंजन। ठीक है। और जब जुड़े कैसे होंगे? जब कम से कम 2 व्यंजन एक साथ होंगे। ठीक है। जहाँ कम से कम 2 व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या परिभाषा होती है? जहाँ कम से कम 2 व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ त्रंग ज्ञ श्रा, छा को का और शा से जोड़कर लिखते हैं, त्रा को ता और रा से, और ज्ञा को जा और इया से, और श्रा को शा और रा से। अगला प्रश्न है ओ और औ का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ओ और ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। क्या होता है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ आपका क्या है? उच्चारण स्थान ओ और ओ का। अगर आपको उच्चारण स्थान नहीं अभी समझ में आया है, नहीं अच्छे से आता है, तो आप मेरी वीडियो जाकर देख लीजिए। क्लास 2 में, हिंदी की क्लास 2 में मैंने आपको सबसे पहले उच्चारण स्थान के बारे में ही अच्छे से समझाया है, विद डिटेल, विद कॉन्सेप्ट, विद ट्रिक, सभी तरीके से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? यार अलावा आपके अंतःयस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है। और अंतःयस्थ व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में भी बता दें कि अंतःयस्थ व्यंजन आपके वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों को हल्का या नाम मात्र का स्पर्श करती या छूती हुई बाहर निकलती है उन्हें हम अंतःयस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतःयस्थ व्यंजन में क्या होता है आपका? जो या और वा है इसको हम क्या कहते हैं? या और वा को हम क्या कहते हैं? इसको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। अनुस्वार में क्या होता है? वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे आप बोलते हैं ठंडा, तो ऐसे लगता है वायु आपकी नाक से निकली, आपसे लगता है नाक से आप बोल रहे हैं। ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं? तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या बताया गया है। भाषा को लिखने की विधि ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अथवा मुख से उच्चरित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। शा सा शा शा सा हा। ठीक है। ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि ऊष्म व्यंजन की क्या परिभाषा होती है? ऊष्म व्यंजन की परिभाषा होती है वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जीभ और उच्चारण स्थान के मध्य रगड़ती हुई या घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, या हम ये भी कह सकते हैं वे वर्ड जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और दी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, 2019 का आपका पेपर स्टार्ट हो गया है। तो उपेक्षा और अपेक्षा शब्द क्या होता है? उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना और अपेक्षा का मतलब होता है आशा करना। ठीक है। अगला प्रश्न है जिनके नीचे रेखाएं लगाई गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके नीचे आप रेखा लगाते हैं, जैसे ये उपेक्षा लिखा है, इसके आगे नीचे आप रेखा लगाते हैं तो आप क्या लिखते हैं? रेखांकित वाक्य लिखते हैं। ठीक है। तो जिनके नीचे रेखाएं होती हैं वो वाक्यांश को रेखांकित वाक्यांश कहते हैं। अक्सर आपने जब कभी किसी भी आपको कविता देखी होगी या आपने किसी का भी अर्थ बताना होता है तो एग्जामिनर क्या करता है? ऐसे रेखा नीचे खींच देता है और बोलता है कि निम्नलिखित वाक्यांश में जो निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए, ऐसे लिखता है। ठीक है। तो इस तरीके से तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखांकित वाक्य कहते हैं। यानी जिनके नीचे रेखाएं होती हैं वो वाक्यांश, उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची और विलोम शब्द
ठीक है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। सिर्फ 2 ही चीज़ें इसमें आती हैं, पर्यायवाची और विलोम, ये आपको याद रखने हैं। तो आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द कौन-कौन से हैं? गगन, नभ, आसमान, अंबर। ठीक है। ओ और ओ किस प्रकार के वर्ड होते हैं? ओ और ओ दोनों स्वर वर्ड हैं। आपको पता है ओ और ओ कौन से वर्ड हैं? स्वर हैं ये। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कितने हैं? लिखिए। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा, सा, हा। अगला प्रश्न है संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द क्या होता है? तो संधि का उल्टा होता है विच्छेद और संयोग का उल्टा होता है वियोग। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, तो चलिए ये आपके थे इतने प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको कराए, और अब आपका ये प्रश्न खत्म हो गए। आपके यही लास्ट प्रश्न थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को लाइव कराऊं, लाइव क्लासेस लूं, तो प्लीज़ टाइम 6 से 10 बजे के बीच आप कोई भी एक टाइम बता दीजिएगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, और जो जितने भी हमसे जुड़ेंगे, जो बच्चे नए आए हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लाइव क्लास आऊँगी या कोई भी नया क्लास लेती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है कि मैंने नई क्लास ली है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और आप खूब सारा प्यार दिया करिए भाई। आपका प्यार, आपके प्यार के हम भूखे बैठे रहते हैं। ठीक है। तो खूब सारा प्यार दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आज का जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका जवाब ज़रूर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अगर आप चाहेंगे तो ही लाइव क्लास आऊँगी, और आप, वरना मैं इस तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताया करिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।